दोस्तों नमस्कार। आज हम चर्चा करते हैं अध्याय 3 एक चर के द्विघात समीकरण की प्रश्नावली 4 के लिए। तो प्रश्नावली 4 में हमारा है वर्ग समीकरण। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वर्ग समीकरण होता क्या है, और वर्ग समीकरण से हमको सूत्र भी मिलेगा और उस सूत्र से हम क्या बनाएंगे, विभेदक बनाएंगे, और विभेदक को ही हम विविक्त कर कहते हैं। और उसके मूलों की प्रकृति मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको बताऊंगा, आप मेरे साथ बने रहिए, आपको एक एक सूत्र बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं हम वर्ग समीकरण। ठीक, वर्ग समीकरण होता क्या है भाई, वर्ग समीकरण। ठीक, तो वर्ग समीकरण इसको तो आप जानते ही हैं। वर्ग मतलब क्या होता है, किसी भी चर राशि के घात में 2 या फिर अचर पद के भी घात में हम 2 लगा सकते हैं। तो वर्ग मतलब होता है घात 2। और समीकरण मतलब क्या होता है, समीकरण मतलब होता है 2 पक्ष होना चाहिए। एक तरफ को हम बायां पक्ष कहते हैं और एक तरफ को हम दायां पक्ष कहते हैं। तो वर्ग समीकरण के लिए ये होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू क्या मिलता है, हमको 0 मिलता है। तो देखिए ये बायां पक्ष और ये दायां पक्ष है, तो इसलिए ये क्या है भाई, समीकरण है। अब वर्ग समीकरण के लिए मैं क्या बताया आपको, चर राशि के घात में 2 होना चाहिए, तो है यहाँ पे 2, तो इसे हम क्या कहेंगे, वर्ग समीकरण कहेंगे। अब देखिए यहाँ पे a b और ये c, इसको हम कहते हैं वास्तविक, क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। ठीक, ये होती है वास्तविक संख्या अर्थात रियल नंबर। और x को क्या कहते हैं, हम चर राशि कहते हैं। क्या कहते हैं, चर राशि। अब इसके बाद देखेंगे वर्ग समीकरण के लिए सूत्र क्या होता है। ठीक, सूत्र विधि से आपको हल करने के लिए कहा जाएगा, तो आप वर्ग समीकरण के सूत्र को लिखेंगे। देखिए सूत्र क्या होता है, x का सूत्र मिलता है हमको, ये होता है -b प्लस और ये नीचे में माइनस और रूट b का स्क्वायर -4ac और बटे में होता है आपका 2a। क्या होता है, 2a। तो x इज इक्वल टू, सूत्र को आप याद कीजिए, -b प्लस माइनस b का स्क्वायर -4ac बटे में 2a। ठीक, सूत्र याद हुआ, नहीं हुआ तो आप इसको देखिए, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो 3 जगह आप क्या करोगे, माइनस लगाओगे। फिर b के घात में यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या 1 है, फिर b के घात में क्या है, 2 है, और यहाँ पे भी हम लेंगे तो b के घात में क्या लेंगे, 0 लेंगे। अब 0 क्यों लेंगे भाई, क्योंकि वर्ग समीकरण की अधिकतम घात क्या होती है, 2। तो हम 1 ले चुके हैं, 2 ले चुके हैं, तो 3 नहीं लेंगे, तो 3 की जगह हम क्या लेंगे, 0 लेंगे। क्या लेंगे, 0। और किसी भी संख्या के घात में जब 0 होता है तो उसका मान क्या होता है, 1। क्या होगा, 1। तो हम 1 की जगह यहाँ पे 4ac रख देंगे, तो ये मिल जाएगा आपको 4ac, तो -b फिर माइनस b² -4ac और इसमें आप लगा दीजिए करनी और यहाँ पे लगा दीजिए प्लस, और नीचे में फिर इस स्क्वायर को सामने ला दीजिए, तो ये स्क्वायर जब सामने आएगा तो क्या होगा, 2a हो जाएगा, और इसी 2a को आप नीचे में रख दीजिए। ठीक, मैं आपको याद कराने के लिए इसको इस तरह से बता रहा था। ठीक, इस सूत्र को बस आपको याद करना पड़ेगा, बाकी विभेदक का और उसकी प्रकृति को याद करना नहीं पड़ेगा। आप एक बार में उसे समझेंगे और आप कभी भी नहीं भूलेंगे, आप देखते रहिए। ठीक, अब इसको कहते हैं हम विभेदक। किसको कहते हैं भाई, b² -4ac को कहते हैं हम विभेदक। तो विभेदक को ही हम विविक्त कर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, विविक्त कर। तो विभेदक को हम d से प्रदर्शित करते हैं, किससे, d से। तो d का सूत्र होगा b² -4ac। क्या होगा, b² -4ac, और यही क्या है, विभेदक है। ठीक, इसके बाद देखेंगे हम समीकरण के मूलों की प्रकृति। समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या देखेंगे, समीकरण के मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति पढ़ने से पहले मैं आपको सम्मिश्र संख्या के बारे में बता देता हूँ। सम्मिश्र संख्या, आप जानते हैं सम्मिश्र संख्या क्या होती है, सम्मिश्र अर्थात मिल के बना होता है। किससे किससे मिलेगा भाई, a को कहते हैं वास्तविक संख्या और ib को कहते हैं काल्पनिक संख्या। तो इसे हम कहते हैं वास्तविक, क्या कहते हैं, वास्तविक, और इसे कहते हैं हम काल्पनिक। काल्पनिक इसलिए कहते हैं क्योंकि i का मान यहाँ पे ऋणात्मक होता है। ठीक, तो a प्लस ib को कहते हैं हम सम्मिश्र संख्या, जहाँ a को वास्तविक संख्या कहते हैं और ib को काल्पनिक भाग कहते हैं।
तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ धनात्मक। धनात्मक के लिए क्या होता है? वास्तविक। क्या होता है? वास्तविक। और ऋणात्मक के लिए क्या होता है? काल्पनिक। ये तो याद हो गया होगा आपको, ठीक, काल्पनिक। अब देखिए मूलों की प्रकृति आप कैसे निकालेंगे। पहला, d का मान यदि हमको मिलता है 0, क्या मिलता है? 0। जब यहाँ पे 0 आएगा तो 0 को बदल सकते हैं क्या कभी हम? नहीं। 1 होता, 2 होता, 3 होता, तो ये अलग अलग हैं, तो अलग अलग है तो हम इसको असमान कहेंगे। लेकिन 0 बस है तो ये अलग अलग हो रहे हैं क्या? नहीं, तो इसको क्या कहेंगे हम? समान कहेंगे। 0 के पहले कौन सा चिन्ह रहेगा? धनात्मक। क्यों? क्योंकि संख्या रेखा जब हम देखते हैं तो यहाँ पे 0 होता है, फिर ये धनात्मक होता है और यहाँ पे होता है माइनस, तो इसको हम धनात्मक भी बोलते हैं और ऋणात्मक भी लगा सकते हैं। तो अधिकतर हम इसको धनात्मक मान के चलेंगे। तो धनात्मक के लिए क्या बताया हूँ मैं आपको? वास्तविक। और इसका मान बदल नहीं सकता, इसलिए क्या होगा? वो समान होगा। समान है तो प्रकृति होगा इसका, प्रकृति क्या होगा? वास्तविक व समान। वास्तविक व समान। दूसरा, d का मान हमको मिलता है धनात्मक। क्या मिलता है भाई? धनात्मक। धनात्मक अर्थात इधर जाएगा ना तो 0 से बड़ा ही होगा, तो 0 से बड़ा होगा अर्थात 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, और कहाँ तक जाएगा? वो अनंत तक जाएगा। तो d का मान क्या होगा? 0 से बड़ा, तो ये d ग्रेटर देन 0। अब हम इसको बड़ा बोलते हैं, इसको छोटा बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जिधर इसका मुंह फैला रहता है उसको हम बड़ा, और जिधर ये पतला रहता है उसको हम छोटा कहते हैं। तो d ग्रेटर देन 0 अर्थात 0 से बड़ा होगा, तो 0 से बड़ा होगा मतलब 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, वो कहाँ तक हो सकता है? अनंत तक हो सकता है। तो अनंत तक हो सकता है अर्थात अलग अलग हैं, तो इसके लिए प्रकृति होगा, प्रकृति होगा इसके लिए असमान। क्या होगा? असमान। और धनात्मक मान है तो धनात्मक के लिए क्या बताया हूँ? वास्तविक। क्या बताया हूँ? वास्तविक। तो धनात्मक और वास्तविक। फिर तीसरा नंबर का देखते हैं हम, अंतिम नंबर है ये, d इज इक्वल टू ऋणात्मक। क्या मिलता है आपको? ऋणात्मक। तो आप तो निकाल भी लिए होंगे अब। ऋणात्मक अर्थात क्या होगा? 0 से छोटा। इधर आएंगे ना हम, इधर -2 -1 इधर आएंगे, तो d का मान 0 से छोटा होगा, तो d लेस देन 0। ठीक, d लेस देन 0। अब ऋणात्मक होगा लेकिन -1 भी तो होगा, -2 भी तो होगा, तो ये अलग अलग है ना, तो इसके लिए प्रकृति क्या होगा? प्रकृति। ठीक, अलग अलग के लिए क्या बताया हूँ मैं? असमान। ठीक, और ऋणात्मक के लिए क्या होगा? काल्पनिक। तो हम इसको लिखेंगे काल्पनिक और असमान। काल्पनिक और असमान। इस तरह से वर्ग समीकरण के विभेदक की प्रकृति और वर्ग समीकरण बनाने के लिए ये सूत्र, इन सभी को हमने पढ़ लिया है। इतने सूत्र को आप याद कर लीजिए अच्छे से, फिर अगली क्लास में हम देखेंगे प्रश्नावली 4 को। तो बच्चों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए और कमेंट भी करिए, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देख सकें।